अभी अभी मुझे एक सर्वे की कॉल आई कि हम सफाई के हवाले से सर्वे कर रहे हैं। नंबर लाहौर का था और कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलके KPTA की गवर्नमेंट के साथ मिलके हम कर रहे हैं सर्वे। तो बात यह है भाई, सर्वे AC वाले रूम और बड़े बड़े दफ्तरों में बैठ के नहीं किया जाता। पैलेस में बैठ कर सर्वे नहीं किया जाता कि आप आवाम को कॉल करके पूछें कि भाई सफाई की क्या सिचुएशन है। ठीक है, ये आप खुद ऑब्ज़र्व करें, रोड पे निकलें और पूरा मुल्क घूमें और ऑब्ज़र्व करें। मीडिया से डाटा कलेक्ट करें, सोशल मीडिया से डाटा कलेक्ट करें और देखें कि इस मुल्क में गार्बेज की सिचुएशन क्या है, ट्रैश की सिचुएशन क्या है। रोड के साथ पड़े हुआ गंद देखें, अपने मुल्क का मैनेजमेंट सिस्टम देखें, TMO का सिस्टम देखें। ये लोग अपना काम खुद नहीं करते, फिर सर्वे किस बात का। अगर काम करना है तो सर्वे करें, और सर्वे जाके ऑन द स्पॉट होता है, फ़ोन कॉलों पर सर्वे नहीं किए जाते। आप कह देंगे, मैं कह दूंगा, 10,000 लोग कह देंगे कि भाई सफाई का निज़ाम गुड नहीं है। इसमें कौन सा शक है कि इस मुल्क में पिछले 75 साल में कौन सा ऐसा ज़बरदस्त ऐसा इन्होंने मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जो अमेरिका में है। सफाई का निज़ाम, हर सिटी क्लीन, हर शहर क्लीन, हर रेजिडेंशियल एरिया क्लीन। एक आपको शॉपर का बैग और एक आपको ट्रैश का पेपर भी रोड पर कोई फेंक के दिखाए या कोई मिले आपको। और गार्बेज वेस्ट या गार्बेज डिगाजिंग सिस्टम या गार्बेज को तल्फ करने का निज़ाम उनका इतना ज़बरदस्त है कि, और कलेक्ट करने का, और कोई भी चीज़ है उस पूरे एक प्रॉपर मैनेजमेंट तरीके से चलती है। और सर्वे पहले करके कौन सा तीर मार लिया जो आप सर्वे करके जो है आप कुछ कर लेंगे। सबको पता है सर्वे की ज़रूरत क्या है। और सर्वे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, AC वाले कमरों में बैठ के सर्वे नहीं हुआ करते। इस गर्मी में, इस ओवर टेम्परेचर हीट में आप बाहर निकल के रोडों पे घूमें, शहरों में घूमें, आप अपने इर्द गिर्द देखें कि क्या हालात बने हुए हैं। फिर आपको पता चलेगा कि इस मुल्क में ट्रैश की या गार्बेज की क्या सिचुएशन है। और ये तो एक बात होगी, चलें सर्वे वाली एक हो गई, लेकिन आप सर्वे करके क्या करना चाह रहे हैं? क्या आप डिक्लेयर क्या करना चाह रहे हैं सर्वे करवा के? किस आवाम से पूछेंगे? इस गरीब आवाम से पूछेंगे कि सर्वे, इन सब के नाम लिख के या सर्वे कंप्लीट कर लें आप। मैं बताता हूँ आपको सर्वे करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना भी गार्बेज वेस्ट होगा, जितना भी गार्बेज फैलेगा, जितना भी स्प्रेड होगा, उतनी ज़्यादा डिजीज़ फैलेंगी, उतना ज़्यादा बदबू फैलेगी, उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट ख़राब होगी, माहौल ख़राब होगा, उतनी ज़्यादा मक्खियाँ ज़्यादा होंगी, उतना ही ज़्यादा मच्छर ज़्यादा होंगे, उतने ज़्यादा बैक्टीरियाज होंगे। आपको एयर पोल्यूशन, आपकी एयर पोल्यूटेड हो जाएगी, एयर पोल्यूशन हो जाएगी। ड्यूरिंग द ट्रैवल आप शीशा नीचे करके ट्रैवल करें AC के बगैर। आप बताएं मुझे, आप 100 किलोमीटर का सफ़र आप AC के बगैर और शीशा डाउन करके करें, किसी शहर में से गुजर के दिखाएं मुझे। और जिनको गर्मी नहीं लग रही ना, वो लोग हैं जो एलिट क्लास के लोग हैं, जो बिलियन ऑफ डॉलर्स के महलों में बैठे हुए हैं और AC 24 आवर चल रहा है, एक सेकंड के लिए भी उनकी लाइट ऑफ नहीं होती। उन लोगों को, आम लोगों की तकलीफ़ का एहसास नहीं हो सकता कि सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की वजह से कितना नुकसान हो रहा है पूरे मुल्क का। मुल्क के बिजनेसेस तबाह हो रहे हैं, कितना लोग जो है इस गर्मी में, एक हवा है जो उससे भी जो गए गुजरे हैं, वो भी नहीं, एक हवा की नेमत भी उनको नहीं मुयसर कि बिजली उनको अवेलेबल हो और हवा मिले। पूरे मुल्क में पिछले 40 साल 30 साल से इन्होंने रोड के साथ जितने भी दरख्त से उन्होंने काट दिए, सारी रोडें क्लीन कर दी, उससे ओवर हीट में इजाफा हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस जो गाड़ियों में से निकलती थी उनमें इजाफा हो गया। गाड़ी का इंजन हीट अप होता है, वो भी हीट क्रिएट करता है। ऊपर से सूरज की हीट जब गाड़ी के बॉडी पे लगती है तो लोहा दुगना गर्म हो जाता है। मैं 1 साल हो गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया, लेकिन 1 साल से मैं कैंपेन चला रहा हूँ कि रोड की जो रोड को अगर हम कर लें साइडों पर इसको पूरा कैमोफ्लेज टाइप कर लें, कि इसको मीन्स के दरख्तों से कवर कर लें, तो इन गैसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, एनवायरनमेंट को क्लीन किया जा सकता है, ओवर हीट को कंट्रोल किया जा सकता है। रोड के ऊपर पड़ने वाली डायरेक्ट सूरज की शुआएँ वो रिफ्लेक्ट करके ज़्यादा हीट पैदा करती हैं। आप आप एनालिसिस कर लें कि दरख्तों वाली रोड पूरी 100 किलोमीटर दोनों साइड पे, अगर सिंगल रोड है तो दोनों साइड पर दरख्त लगे हुए हैं, वो कवर हुई हो,
उसका हीट का टेम्परेचर, उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस की रेशो वो वेरी लो होगी, और जो खुली रोड पड़ी है उसकी जो हीट है वो डिफरेंट होगी। गार्बेज की सिचुएशन देख लें, अगर हम गार्बेज वेस्ट को तल्फ करने के लिए प्रॉपर सिस्टम ना बनाया, या इसको रिसाइकिल करने के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम ना बनाया अपने मुल्क में, तो ये मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, डे बाई डे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो सर्वे करना हो तो बाहर निकलें, अपने महलों से बाहर निकल के सर्वे करें कि क्या सिचुएशन है। और सर्वे आप किस कौम से कर रहे हैं? चलें, जिनमें थोड़े ही लोग होंगे, लेकिन जो लोग रोड पे पान मुंह में डाल के सुरख पान थूकते हैं रोड पे, आप उनसे सर्वे पूछेंगे कि रोड की हालत क्या है या गार्बेज की हालत क्या है, वो आपको क्या जवाब देंगे? या आप खुद अपने बड़े बड़े ऑफिस से बाहर निकल के सर्वे करें, ताकि आपको पता चले रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, और इस मुल्क को पिछले 32 साल में 30 साल में इन्होंने किस डगर पे लगे हैं। और चले 32 साल तो बहुत ज़्यादा हैं, पिछले 5 सालों की सिचुएशन, 8 सालों की सिचुएशन देख लें आपके इस मुल्क की इन्होंने हालत क्या कर दी है। लिहाजा अब तकरीरों से काम नहीं चलेगा, अब जिसने काम करना है वो काम करके दिखाए, वरना सीट छोड़ के घर जाए, पीछे लाइन लगी हुई है, पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। मैं पहले भी वार्न किया था, मैं अभी फिर वार्न कर रहा हूँ एक मरतबा फिर, कि हमने अगर अपने मुल्क में टैलेंटेड लोगों को मौका ना दिया एज अ रूलिंग एलिट, अगर हमने टैलेंटेड लोग अपने मुल्क में एडजस्ट ना किए, और टैलेंटेड लोगों को अपने मुल्क में सर्व करने का मौका ना दिया, और उनको परफॉर्मेंस करने का मौका ना दिया, और ना अहल और जाहिल लोग और अनपढ़ लोग, और मतलब अनपढ़ी भी डिग्रीज़म में की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टैलेंटेड लोगों की बात कर रहा हूँ। टैलेंटेड लोग पिछले 75 साल उठा के देख लें आप, पूरी रूलिंग एलीट के हुकूमतों के, आपको आपकी मिनिस्ट्रीज़ में देख लें, जितने मिनिस्टर आए हैं उनकी लिस्टें उठा के देख लें, जितने सेनेटर्स बने हैं उनकी लिस्टें उठा के देख लें, चंद एक के सिवा कोई ऐसा सेनेटर, मिनिस्टर, गवर्नर, सीएम ऐसा नहीं था जो इंटरनेशनल लेवल पे उस अपने डेजिग्नेशन के मुताबिक किसी से बात कर सके, किसी को कन्विंस कर सके बेस्ट और हाई स्किल्स के साथ, विद बेस्ट मैनेजमेंट स्किल्स के साथ, कि हमारी आवाम की नीड्स क्या हैं। क्यों? क्योंकि ये एसी वाले कमरों में बैठ के सर्वे करवा रहे हैं, इन्हें क्या पता रियलिटी क्या है। इनको रियलिटी का पता तब होगा जब ये ऑन द फील्ड, ऑन द ग्राउंड, सिटीज़ और शहरों, गाँव में, देहातों में घूमेंगे, इनको पता होगा कि ये हालात क्या हैं। फिर ये उन हालात के मुताबिक दूसरे को कन्विंस कर सकेंगे इंटरनेशनल लेवल पर कि यार हमारी नेशन की नीड क्या है, हमारे मुल्क की नीड क्या है, हमारी परेशानियाँ क्या हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हम भी अच्छा काम चाहते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की तरह सब कुछ इसी तरह गर्क होता है इस मुल्क में, ना कोई एक्शन होता है, ना कोई इंसाफ मिलता है किसी को, ना कोई चीज़ एडजस्ट होती है, ना कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से चलती है। अभी मेट्रो बना दी गई है, ठीक है, हमारी नेशन तो चलें मजबूर है, गरीब है, लेकिन जो रूलिंग एलीट है या जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, उनको इतनी सेंस नहीं है कि यार बिलियन ऑफ डॉलर्स इस मेट्रो को बनने में लग गए हैं, हम चंद लाख रुपए माहाना इस पर वेस्ट करके, इस पर यूटिलाइज़ करके इसको क्लीन, नीट और परफेक्ट रखें, फंक्शनल रखें। यहाँ गाड़ियाँ तबाह हो जाती हैं, इनको परवाह नहीं होती यार, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ तबाह हो जाती हैं, इनको परवाह नहीं होती। 50 साल चलने वाली गाड़ी विद गुड मेंटेनेंस, मेंटेन रखने के साथ, वो मेंटेनेंस ना होने की वजह से 10 साल भी नहीं चलती, 15 साल भी नहीं चलती। ये किसका लॉस हो रहा है? ये इस मुल्क के गरीब आवाम का लॉस हो रहा है, टैक्स मनी, आवाम की टैक्स मनी का लॉस हो रहा है। 17% टैक्स लगे हुए हैं इस कौम पे, 17%। ये रेशो जो है, ये दुनिया में, हम दुनिया की बात छोड़ें, इस मुल्क के गरीब आवाम की रियलिटी को देख कर टैक्स क्यों नहीं लगाया गया? गरीब पे करे 17% टैक्स, और अमीर जो है वो बिलियन ऑफ रुपीज़ उसके इलेक्ट्रिक बिल और दीगर बिल्स जो हैं वो ड्यू हों, और उस अदालत उसको ऑर्डर करे कि यार आप 100 रुपये माहाना आप पे कर दें। व्हाट्स काइंड ऑफ सिस्टम इज़ दिस? ये कैसा निज़ाम है? गरीब अदालतों में रुलता रहे, उसको इंसाफ ना मिले, और अमीर के लिए जो है वो अदालत ये ऑर्डर करे कि ऑन द बिहाफ ऑफ हिज सोशल पावर और सियासी पावर हो या जो कुछ भी है, कि अवाम उनको ये ऑर्डर करे, अदालत सॉरी उनको ये ऑर्डर करे कि आप 100 रुपये या 10,000 रुपये या 1,000 रुपये महीना पे करते रहें, और बिल्स ड्यू हों 50 अरब रुपए के। किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सब की बात कर रहा हूँ, जो भी
चोरी में मुलविस है, या जो कोई भी इस मुल्क के करप्शन में मुलविस है। 100 साल हो गए अंग्रेज़, 200 साल पहले अंग्रेज़ ने ये ट्रेन ट्रैक बिछाया, आज दिन तक पटरियाँ बेच के खा गए हैं। लेकिन मुझे बताएं 75 सालों में इन्होंने अपने ट्रेन की न्यू ट्रेन बनाने के लिए कौन सा काम किया है? बिलियन ऑफ डॉलर्स के इन्होंने डेट लिए हैं इंटरनेशनल, किधर गए वो? अपनी ट्रेन नहीं बना सके हम, अपनी ट्रेन, एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेन नहीं बना सके। दुनिया वालों से गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स वेस्ट कर रहे हैं पर ईयर, लेकिन अपनी एक गाड़ी नहीं बना सके हम। ये नहीं कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट मौजूद है। प्रॉब्लम यह है कि नाअहल लोग एज अ रूलिंग एलीट और अहम जगहों पे लग गए, जो आगे गवर्न नहीं कर सके प्रॉपर तरीके से, नेशन को चला नहीं सके प्रॉपर तरीके से। भुट्टो के बाद से लेकर आज तक और कायद आज़म के बाद से लेकर आज तक आप पूरी 75 साल की गवर्नमेंटल लिस्ट निकाल के देख लें कि हमारे चूज़ करने का म्यार क्या रहा है। नेशन में से नेशन के चूज़ करने का म्यार क्या रहा है? इसमें नेशन को गिला नहीं है। अगर आप नेशन को अनपढ़ रखेंगे, शऊर से दूर रखेंगे, उनको टैलेंट से दूर रखेंगे, उनको अवेयरनेस से दूर रखेंगे कि आपने कैसे नुमाइंदे चूज़ करने हैं जो एज अ रूलिंग एलीट, जब वो मिनिस्टर बन जाएं, सेनेटर बन जाएं या जो कुछ भी बन जाएं, वो प्रॉपर तरीके से इस मुल्क का निज़ाम तो चला सकें। आपके ना सिर्फ माशरती नीड्स पूरी हों बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आपका एक मुकाम बने, आपका एक प्रॉपर तरीके से वो कोई चीज़ गेन कर सकें, कोई एक डेवलपमेंट हो सके। और सबसे जो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हुई है वो बैरूनी लोगों से, मुल्क से बाहर बैठे हुए, पैलेस में बैठे हुए लोगों से मशवरे लेने की वजह से हुई है, क्योंकि उनको यहाँ की आवाम की नीड का पता नहीं है। और मुल्क के अंदर भी जो लोग महलों में बैठे हुए हैं, बिलियंस में खेल रहे हैं, या अंडर द गॉव ऑफ बिलियन डॉलर्स बैठे हुए हैं सिक्योर होके, उनको क्या पता है कि गरीब की या सोसाइटी की या माशरे की या सिटीज़ की या कंट्री की नीड क्या है। वो जस्ट रूल करने के लिए आते हैं, इन्जॉयमेंट करने के लिए आते हैं। चेयर, जो लेदर वाली फ्लेक्सिबल चेयर है, उसको एंजॉय करने के लिए आते हैं, पावर को एंजॉय करने के लिए आते हैं, अपने ज़ाती बिजनेस के मकासद के लिए या टाइम पास के लिए। दैट्स इट। उन्हें क्या लगे कि आवाम के मामलात को कैसे हल करना है। कोई भी बिलियनर आपने देखा कि अगर क्या हो वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने इलाज कराने के लिए या ओपीडी में लाइन में लग के गया हो चेक करवाने के लिए? नहीं है। ऐसा पिछले 75 साल से नहीं हुआ। तो चेंज कौन लाएगा? अवाम के पास इतना शऊर ही नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या मामलात चल रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे लोग जिन मुल्कों ने तरक्की की है वो कैसे उन्होंने तरक्की की है। ये जितने भी लोग इन्होंने चूज़ किए, मिनिस्टर हों, सेनेटर हों, वज़ीर हों, मुशीर हों, जो कोई भी हों, मुझे पाकिस्तान से गर्ज होनी चाहिए। जो भी लोग चूज़ किए गए हैं, ये सब इन लोगों की क्या कारकर्दगी रही है। जिसने कहा, जिसके सोर्स थे, उसने अपने मफादात के काम भी करवा लिए, सड़क भी बनवा ली, उसने गवर्नमेंट के ख़जाने को लॉस भी दे दिया, उसने एक्स्ट्रा चीज़ें भी लगवा ली, ख़रीद ली, उसने एक्स्ट्रा चीज़ें भी गवर्नमेंट के ख़जाने पर बोझ डाल के उस बंदे को यूज़ करके लगा ली। कोई मिनिस्टर बना तो उसने अपना गांव बहुत प्यारा कर लिया, लेकिन पूरा एरिया, बाकी सारा एरिया, बेसिक जो इन्होंने काम करने वाले थे वो नहीं किए। वो काम करने वाले क्या थे कि जिनसे आज हमारे मुल्क के अवाम की ये इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट की ये हालत ना होती। सोच ही नहीं थी कि हमने कैसे इन्फ्लेशन पे काबू पाना है, फ्यूचर में कौन से क्राइसिस आ रहे हैं, फ्यूचर में जो क्राइसिस आ रहे हैं हमने उनको कैसे टैकल करना है। चले फ्यूचर तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उनको कैसे टैकल करना है। क्योंकि इनको बिलियन ऑफ डॉलर्स के असासों वाला, मिलियन ऑफ डॉलर्स के असासों वाला और करोड़ों रुपए की गाड़ियों वाला और खरबों रुपए के जहाज़ों वाला बंदा मिनिस्टर चाहिए, लिहाजा ये उसी को चूज़ करके उसी को लगा देते हैं। फिर 5 साल ना वो इनको मिलता है आवाम को, ना आवाम उस तक अपनी बात पहुंचा सकती है। वो अपनी कुर्सी पर बैठ कर तकरीरें 4 करके एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहा है, 17 गाड़ियों के प्रोटोकॉल को। वो बंदा क्या अपने एरिया को दुरुस्त नहीं कर सके, वो कैसे पूरे मुल्क का निज़ाम कैसे दुरुस्त करेगा। आइंदा जो भी इंसान चूज़ करें, और ये जो जमहूरी सिस्टम है अंडर द गाव ऑफ जमहूरियत, इसने हमें तबाह करके रख दिया है।
दो 1.5 साल लग जाता है इलेक्ट होने के बाद। पहले वोटिंग होती है, इलेक्ट हो गए, बन गया जो कुछ बनना था, मिनिस्टर बने या पीएम बने, सीएम बने या गवर्नर बने या जो कुछ भी बने, इलेक्ट होने के बाद क्या होगा, 1 साल तो लग जाएगा उनको काम को समझने में, ठीक है। फिर जब काम की समझ आएगी तो काम करने के लिए फिर उनके सामने खदशात रख दिए जाएंगे, ठीक है। पहली बात है, इनको कोई सीधा मशवरा ही नहीं देता कि ये इसका सर ये काम ऐसे, ये काम ऐसे। मुल्क की कोई भी सीट उस बंदे को एलिजिबल नहीं होनी चाहिए जिसका ग्राउंड वर्क कंप्लीट नहीं है। और ये जब इलेक्ट हो जाता है सब, तो क्या होता है फिर होता ये है कि हाँ जी, ये साड़ी पार्टी का एनू ही रख लो, ये साड़ी पार्टी का एनू ही रख लो, ये साड़ी पार्टी का एनू ही रख लो, सारे एनू ही रख लो ने चक्कर च ना वो सारी कबीना बन जाती तो कारी ने बंदे जड़े होंगे वो पिछे रह जाते। तो इस तरह निज़ाम नहीं सेट होगा, इस तरह इस मुल्क का सिस्टम सेट नहीं होगा और ये मुल्क मज़ीद बहरानों की तरफ चला जाएगा। ये आप सब मिल बैठें और डिसाइड करें कि मुल्क के लिए बेस्ट क्या है। अपनी बातें, अपनी अना तो साइड पर रख दें, क्योंकि जहाँ इतनी ज़्यादा आवाम का सोचना हो और गुर्बत, इन्फ्लेशन और पॉवर्टी की ये सिचुएशन हो कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि 20,000 रुपये की तनख्वाह लेने वाला एक आदमी अगर 11,000 रुपये का अपने बाइक में पेट्रोल डलवा के जाए और 9,000 जो उसको बचेंगे 20,000 में से, उसमें से उसकी ग्रोसरी पूरी नहीं होती बेचारे की, कैसे गुजारा करेगा वो। ये किसी मशवरा देने वाले ने इनको गलत मशवरा दिया बाहर से बैठ के। आज जो कीमतें चल रही हैं ना, ये अगर फ्रीज हो जाएं यहाँ पे और 1.5 लाख रुपए सैलरी हो तब एक आदमी का गुजारा हो सकता है। ऊपर से बिजनेसेस कोई नहीं है यहाँ, लोगों के पास कोई आइडिया हो भी तो उनको बात करो तो कहते हैं जी हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा ही नहीं है कि हम इन्वेस्ट करें। बैंक वालों ने इतनी सख्त टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हुई हैं कि बैंक जो है वो सिर्फ अमीर को पैसा देता है और गरीब गरीबतर होता जा रहा है। गरीब के लिए एक ही रास्ता बचता था गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट के सारे सिस्टम्स को इन्होंने प्राइवेटाइज करके जो है वो इन्होंने वक्ती फ़ायदे के लिए दूर का नुकसान कर दिया। प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हुकूमत के पास अपना पैसा कम होना शुरू हो गया, हुकूमत कमज़ोर होना शुरू हो गई। अगर रेगुलराइजेशन रहती तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि एक तो यानी कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट था, हुकूमत के पास पैसा आता रहता, हुकूमत ताकतवर होती तो हुकूमत वेलफेयर का निज़ाम परफेक्ट कर सकती थी। आप देखें ना, एक वेलफेयर का निज़ाम बनाएंगे तो आपको पैसा चाहिए, पैसा किधर से आएगा? हुकूमत पैसा जनरेट नहीं करेगी तो पैसा जनरेट कैसे होगा? बिजनेस से होगा। पैसा जनरेट बिजनेस से होगा। आवाम को, हुकूमत जो है वो आवाम को जॉब्स देगी बिजनेस में से, उसमें से जो इनकम हासिल होगी तो वो फिर उसको डिवाइड होकर वेलफेयर के निज़ाम पे भी जाएगी और उस अदारे की या उस फैक्ट्री की या उस इंस्टीट्यूशन की मेंटेनेंस के जो अखराजात हैं वो भी कवर होंगे। तो ये बाहर से ना मशवरे लेना छोड़ दें, हमने अपने मुल्क को खुद ही बनाना है, किसी ने बाहर से आके नहीं बनाना। अमेरिका में बैठे हुए बंदे इसको कहें ना, या इंग्लैंड में बैठे हुए बंदे को कहें यहाँ आके इस गुर्बत, महंगाई और इन्फ्लेशन में क्या करें हम, वो अपने, उनका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि यहाँ की गरीब आवाम की नीड्स का इदराक ही नहीं कर सकते वो। और हम आगे लोग अपने मुल्क में भी ऐसे चुनेंगे जो उनको कन्विंस नहीं कर सकेंगे या उनको बता नहीं सकेंगे कि व्हाट्स द रियलिटी। तो वो कैसे, उनको कोई इल्हाम तो नहीं होगा कि यार ये लोग गरीब हैं या इनकी मदद चाहिए या इनको मदद चाहिए या इनकी मदद करनी चाहिए, या इस कंट्री को हम जो है अच्छे लोग हैं इनको डेवलप करना चाहिए, इनको इनके लिए बिज़नेस का निज़ाम को पैदा करना चाहिए। उनको कन्विंस नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर? तो ये काफ़ी सारे जो है ना प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किए बिना इस मुल्क में मज़ीद जो है ना गुर्बत वाली साइड पे जो है ना वो जाने के चांसेस हैं। लिहाजा ये फुल स्टॉप यहाँ लग जाए तो एटलीस्ट हम अपने मुल्क को बचा सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ स्ट्रांग होगी तो सब कुछ परफेक्ट होगा। और जीडीपी ग्रोथ कैसे स्ट्रांग होगी? प्राइवेटाइज करने से तो कुछ भी नहीं होगा। प्राइवेटाइज करने से तो मतलब मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। प्राइवेटाइज करने से हुकूमत की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, हुकूमत मज़ीद टैक्स थोपेगी आवाम पे। आवाम पहले ही 17% टैक्स पे कर रही है, आवाम किधर से टैक्स पे करेगी मज़ीद? क्वांटिटी में चीज़ें कम खरीदना शुरू हो जाएंगे जब महंगाई होगी। तो अभी यही हुआ है। और सिर्फ टैक्स लगाने से हुकूमतें नहीं चलती। हमने अगर अपने मुल्क को स्टेबलाइज करना है, सेटल करना है, परफेक्ट करना है,
तो एक ऑप्शन बचता है कि हुकूमत बिज़नेस को प्रमोट करे, हुकूमत प्राइवेटाइजेशन की बजाय रेगुलराइजेशन की तरफ आए, कि जो कुछ रह गया है हुकूमत के पास वो प्राइवेटाइज ना हो। सिर्फ टैक्स लगाने से, और टैक्स भी तब लगे कि जब ज़्यादा बिजनेस हो, आपकी सेल ज़्यादा हो, आपके मुल्क की इंडस्ट्री की सेल होगी तो उस पर टैक्स लगाएंगे ना आप। और बिजनेस अगर आप अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट और अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन ऑफ द नीड ऑफ द कस्टमर, कि इंटरनेशनल कस्टमर की नीड क्या है, उसकी लाइक क्या है, उसका चॉइस क्या है, उसकी लाइक डिसलाइक क्या है, उसके मुताबिक अगर आप जदीद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे और जिद्दत नहीं लाएंगे तो हमारी सौराब की साइकिल की तरह हर चीज़ बंद होना शुरू हो जाएगी। हमारी दीगर इंडस्ट्रीज़ जो तबाह कर दी गई हैं, बिजली का बहरान पैदा करके, गैस का बहरान पैदा करके, लोगों का पैसा वेस्ट करवा के आज गैस स्टेशन बंद पड़े हुए हैं, लोगों के ट्रिलियंस डूब गए इसमें, बिजली का बहरान पैदा करके जो है वो पूरे मुल्क का जो है वो बिज़नेस हर चीज़ मशीनरी पे होगी, सारे बिज़नेस मशीनरी से रिलेटेड हैं। तो आप मुझे बताएं कि 12 घंटे 18 घंटे की वर्किंग आवर्स में लोड शेडिंग आप इस मुल्क का पट्टा बिठा के रख दिया है इसने, क्या लोग कैसे बिज़नेस चलाएंगे? और ऑयल और फ्यूल इतना महंगा कर दिया है कि जनरेटर चलाने के काबिल नहीं छोड़ा गया। देखिए ना, फ्यूल जनरेटर जो है फ्यूल से चलते हैं ना, फ्री तो नहीं चलते कि बिजली चली जाएगी जनरेटर चला लेगा। ये नॉनसेंस और बेहिसी वाले फिक्रे बोलना बंद करें और इस मुल्क को परफेक्शन की तरफ लाएं, वरना आप पछताएंगे कि मज़ीद 5 साल के बाद इस मुल्क की हालत मज़ीद वर्स हो जाएगी। और ये तकरीरें करना छोड़ें, यूएन ने आज दिन तक कश्मीर को आज़ाद नहीं कराया, 75 साल हो गए हैं तकरीरें करते हुए, लिहाजा ये तकरीरें बंद करें आज के बाद। वो एक स्पे का मुकाम है कि लोगों की तकरीरें सुन के उनको मरवाने का। गद्दाफी ने तकरीर की थी ना 2009 में, या ख़त्म कर दिया उसको। सद्दाम हुसैन ने तकरीर की थी ना, या फारग कर दिया। लिहाजा ये तकरीरें करने का टाइम गया। इमरान खान ने तकरीर की, भुट्टो ने तकरीर की यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, विल गो एंड फाइट। उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है। इमरान खान ने तकरीर की, उसमें एक वर्ड, एक सेंटेंस वो गलत बोल गए कि हमारी कंट्री जो है 7 गुना जो है वो लेस है इंडिया से, और इमेजिन करेंगे अगर वॉर छिड़ती है तो हम अपने दिफा के लिए सब कुछ करेंगे। डेफिनेटली हम सब कुछ करेंगे, ये मुल्क बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। लेकिन आपको पिछले 75 साल में लियाकत अली खान से लेकर आज तक मर्डर, असैसिनेट होने वाले लीडरों का और असैसिनेट होने वाले लोगों का सोच होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि किन बेसिस पे उनको नुकसान पहुंचाया गया। छोड़ो यार तकरीरों का वक्त गया, क्या किया उन्होंने 75 साल हमने रो रो के तकरीरें करते रहे हम यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में कि हमारा मकबूजा कश्मीर में ये जुल्म हो रहा है, फलान हो रहा है, ये हो रहा है। किसी ने क्या किया हमारे मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए? ये तकरीरों वाली गेम से बाहर निकले और तकरीर, इमरान खान की तकरीर वाला डेट ले लें और इमरान खान की हुकूमत के ख़त्म होने तक पूरा सिनेरियो देख लें कि इस मुल्क में इन्फ्लेशन कहाँ तक रेज हुई। पिछले 30 सालों में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी सिर्फ 3 सालों में हुई है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अवेयरनेस पैदा कर रहा हूँ कि गलतियों को करेक्ट करें और आइंदा ऐसी गलतियाँ ना करें, ताकि हम अपना मुल्क पहले बनाएं। इस रीजन को हमने पुरअमन रखना है हर हाल में। लिहाजा दूसरों के गलत मशवरे सुन के और उन पर यस कर देना, वो इमरान खान ने सही कहा था कि हम कोई गुलाम हैं जो कहेंगे कर लेंगे, वो भी उन्होंने एक सिनेरियो में कहा है। लेकिन जो नए पीएम आए हैं, ये मैटर नहीं करता कि पीएम कौन आ रहा है या प्रेसिडेंट कौन आ रहा है या कौन है कौन नहीं, परफेक्ट लोगों को लगाएं जो, ताकि हर सूबे में आप परफेक्ट गवर्नर लगाएं, हर सूबे में आप परफेक्ट टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल सीएम लगाएं, ताकि आप फेडरल के निज़ाम को परफेक्ट तरीके से चला सकें। आपको इंटरनेशनल मामलात को कवर करने के लिए जो है वो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आप का जो पूरा सूबे का सिस्टम है वो खुशहाली की तरफ जा रहा होगा। अगर सीएम सब कुछ परफेक्ट कर रहा होगा, चारों 6 सूबे जितने भी हैं हमारे, उनका सारा, आपको टेंशन नहीं होगी। अगर वो इंडिविजुअली जो है सर ये काम ऐसे ऐसे हो रहा है, वीडियो बनाएं, पिक्चर्स बनाएं, सेंड करें पीएम को कि सर ये काम ऐसे ऐसे हमने कंप्लीट कर दिया है, या ये आइडिया है या ये नहीं है। जो भी डिस्कस करना हो वो तो 1-on-1 मीटिंग में होता है, लेकिन जो आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं वो उनको सेंड कर दें, बस ठीक है, आपने काम कर दिया। पीएम वरी नहीं है। पीएम को एक्चुअली, पीएम बेसिकली वो इंटरनेशनल जो मामलात हैं उनके हवाले से उस पर मज़ीद बोझ नहीं आएगा।
और ये जो है ना, ये जलसे जुलूस से अभी जो है ना, मैं तो कहता हूँ अगले 50 साल के लिए बंद हो जाने चाहिए। हम अपने मुल्क को बनाएं पहले। और एक और मैंने इस मुल्क में देखा है कि इस मुल्क में कुछ नहीं है, इस मुल्क में कुछ नहीं है। भाई ये जुमला आप लोग बोलते क्यों है? बनाते क्यों नहीं हो सब कुछ? कुछ करते क्यों नहीं हो? सिर्फ ये कहने से तो हर चीज़ का प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो जाएगा कि यार इस मुल्क में कुछ नहीं है। 75 साल अमेरिका के साथ दोस्ती रही है, जो भी लॉसेस हुए वो हुए, लेकिन हम वर्ष से वर्ष क्यों होते चले गए? हम दोस्ती का मतलब तो ये होता है कि बीइंग अ फ्रेंड, आप हमें डेवलप करें, मतलब डेवलप करें। आपने अपना मुल्क की हर स्टेट डेवलप की हुई है, और हमारा मुल्क जो है, यहाँ एक तरफ से कर्जा आता है, दूसरे हाथ से निकल के अमेरिका चला जाता है। ये क्या हो क्या रहा है? एक तरफ से कर्जा आता है गरीब आवाम के नाम पर, इस मुल्क के एसेट्स के नाम पर, और दूसरी तरफ से निकल के पनामा में चला जाता है। कहाँ पैसा दूसरे मुल्कों में स्मगल हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है? कहाँ इस मुल्क के अवाम पे लगा क्या है? सिर्फ 5% भी उन इंटरनेशनल डेट्स जो लिए गए हैं, अगर ये उस मुल्क में करप्शन ना होती, तो उसका 5% भी अगर इस मुल्क की डेवलपमेंट पे यूज़ हो जाता, तो हालात कुछ डिफरेंट होते। इतनी ज़्यादा करप्शन तो ना करें कि इस आवाम के पास रोटी खाने के लिए ना रहे। ऊपर से स्टीलिंग शुरू हुई है 1992 की, यूएन की जो वाटर क्राइसिस की रिपोर्ट आई, उसके बाद से इस मुल्क से हर तरह की स्टीलिंग चल रही है। कभी ज़राअत की स्टीलिंग हो रही है, कभी आइडियाज़ की स्टीलिंग हो रही है, कभी हमारे 22 करोड़ लोग हैं, उनकी नीड्स पूरी नहीं करनी। इन्हें दिल नहीं करता कि ये अपनी हर आसाइश में रहें, अच्छा खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी ज़िंदगी बसर करें, अपने बच्चों के लिए अच्छी सहूलतें हों इनकी, अपने बड़ों के लिए सहूलतें हों, अपने लिए अच्छी सहूलतें हों इनकी। इनको दिल नहीं करता कि अच्छा एक वेलफेयर का निज़ाम हो। दूसरों की मिसालें देते हुए आपको 75 साल हो गए हैं, अपने मुल्क को वैसे मिसाल क्यों नहीं बनाते कि अच्छा ज़बरदस्त और परफेक्ट लाइफ गुजरे लोगों की? हीट क्राइसिस चल रहा है, क्या किया है आप लोगों ने उसकी प्रिवेंशन के लिए? उल्टा 3 जंगलों में आग लग चुकी है, कोटा के जंगल और सवात केपीके का कोई जंगल था उधर भी, और बलूचिस्तान के जंगल में भी आग लगी हुई है। पहले ही हमारे पास हीट अनलिमिटेड है, काबू नहीं पाया जा रहा, ऊपर से जंगलों में आग लगा दी गई है। कौन है ये लोग? और इसकी प्रिवेंशन के लिए आपने डिजास्टर मैनेजमेंट वालों को हरकत में क्यों नहीं लाया? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? दोस्ती है तो फिर उनसे कहें यार कि हमको कम से कम एटलीस्ट हर इदारे को प्रॉपर तरीके से चलाने का सिस्टम और इक्विपमेंट तो हो हमारे पास। फिर अगर ये नहीं है तो दोस्ती किस चीज़ की है? फिर डो मोर का तकाजा कर करके हमारे नुकसान क्यों कराते रहे हैं आप? शहीद भी हमारे लोग हुए, तबाह भी हमारे लोग हुए वार टेरर के नाम पर। 1 ट्रिलियन से ज़्यादा डॉलर्स का नुकसान भी हो गया हमारा, स्मगलिंग भी हो गई हमारे मुल्क से। जो कोई 2 चीज़ें बची हैं कम से कम वो तो रहे हमारे पास। रोटी तो हम खाते रहिए, हमारी आवाम खाती रहे, या इस मुल्क को दाने दाने का मोहताज करने की साजिशें करके बैठे हुए हैं लोग? और ये हेलीकॉप्टर माफिया जो है ना, हेलीकॉप्टर माफिया कौन है? जिनके सब महल बाहर बने हुए हैं, जिन सब ने उड़ के चले जाना है। श्रीलंका में क्या हुआ है, लीबिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, लेबनान में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ? ये हेलीकॉप्टर माफिया को इस मुल्क की रूलिंग एलीट में होना ही नहीं चाहिए। जो लोग इस मुल्क, इस कौम के साथ जुड़े हुए हैं, उनको एज आ उनको मौका दें, उनको चांस दें काम करने का। वो इन लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, इनकी नीड्स को समझते हैं, इनकी परेशानियों को समझते हैं, इस मुल्क के लिए कुछ करेंगे वो। ये कोई तरीका है कि आप लोगों से वोट लेके जमहूरियत जमहूरियत का खेल खेला जा रहा है? इस मुल्क में 75 साल हो गए हैं, कोई एक निज़ाम बनाओ यार। 7 निज़ाम है इस मुल्क में, फिर भी मुल्क हमारा जो है उस लेवल पे ना चल रहा हो जिस लेवल पे दुनिया के सिविलाइज्ड या बिग 6 या कंट्रीज चल रही हैं, और हम वर्ष से वर्ष होते जाएं। हम बिग 1 की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन एटलीस्ट हम बिग 7 में से जिस पॉइंट पे हैं, 7 नंबर पे, कम से कम वहाँ तो हम मेंटेन रहें, अपना माशरे को, अपने मुल्क को उस जगह पे तो इसकी मईशत को बरकरार रखें। देखें ना, एक लॉजिकल बात है। और ये 1 बाय 1 जो है, हमें तन्हाई का शिकार करके, हमें एक दूसरे से दूर करके, झूठे जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, झूठी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर हमें एक दूसरे से दूर किया जा रहा है, और इस मुल्क को तन्हाई का शिकार किया जा रहा है दोबारा से। पहले सियासतदान करप्ट थे, अभी जर्नैल करप्ट हैं। यही सिचुएशन चल रही है इंटरनेशनल सिनेरियो पे। कोई कहता है सियासतदान करप्ट हैं, कोई कहता है इस मुल्क के जर्नैल करप्ट हैं। जो दुनिया कहती रहे, लेकिन हमने अपने मुल्क को प्रॉपर करना है। लेकिन बदनाम ना होने दें यार, क्यों कहे कोई कि हम करप्ट हैं?
वो इसलिए कहते हैं कि हम खुद मौका देते हैं उनको। वो जब गरीब आवाम की हालत देखते हैं ना, तो अंजलिना जूली की किताब पढ़ लें आप, उसने क्या लिखा था। जो उसकी दावत की थी ना आप लोगों ने, मुझे नहीं मालूम अभी कौन पीएम था या कौन जो कुछ भी था, लेकिन जो आपने जो कुछ किया उसने जज किया और उसने ट्रुथ लिखा, उसका कसूर नहीं है। उसने ट्रुथ लिखा कि अगर ये एक दिन का एक मेहमान का चंद घंटों का इतना करोड़ इतने मिलियन रुपीस खर्च कर दिए इन्होंने, और हम अगर यही पैसा ये गरीब आवाम पे खर्च कर दें तो हमें इतने दूर से इनके आके यहाँ एड करने की ज़रूरत ही ना पड़े। चले हम से ही ले के एड दे दें, लेकिन वो कैसे ट्रस्ट नहीं करते। वो क्यों ट्रस्ट करें? वो इन करप्शनिस्ट पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए तो हम एड नहीं देते वो लोग। और कर्ज IMF का, वो हमें डे बाई डे जो है वो मज़ीद ज़वाल की तरफ ले गया। क्यों? क्योंकि करप्शनिस्ट ने करप्शंस कर करके पैसा जो है स्मगल कर दिया। कोई पूछने वाला नहीं है। क्या जी गरीब आवाम से पूछो, कौन पूछेगा गरीब आवाम से आके? गरीब आवाम की हालत नहीं है। जो पाकिस्तान के 100% में से 3% लोग हैं एलिट, 9 और 10% हैं जॉब वाले। पीछे 87% जो लोग बचते हैं, 83% 87%, उनका क्या हाल है? 89% कितने बचते हैं? चलें आप 90% कर लें, या आप चलें मज़ीद 70% पे आ जाएं, लेकिन उन 70% की हालत क्या है? लिहाजा मुल्क को बेस्ट बनाने के लिए बेस्ट इकदाम की ज़रूरत है, बेस्ट स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, और राइट पीपल ऑन द राइट पोस्ट और टैलेंटेड पीपल्स को आगे लाया जाए। ये नाअहलों और नालायकों से ये मुल्क संभालने की बात नहीं है, नहीं चलेगा ये दोबारा पिछले 300 साल की जो आप हिस्ट्री चेक करें, पढ़ें आप हिस्ट्री। चलें 300 साल ज़्यादा है ना, पिछले 100 साल की हिस्ट्री पढ़ लें आप। परफेक्ट लोगों को आगे लाया जाए, सिर्फ परफेक्ट लोगों को, और ये वोटिज़म की बुनियाद पे नहीं, पर्सनलिज्म की बुनियाद पे नहीं, टैलेंटिज्म की बुनियाद पे ओनली, नथिंग अदरिज्म, जस्ट टैलेंट। जस्ट टैलेंट की बुनियाद पे आगे लाया जाए, ताकि इस मुल्क का फ्यूचर थोड़ा सा सिक्योर हो सके। फ्यूचर सिक्योर होने का मतलब क्या है? कि मईशत मजबूत हो सके। मईशत मजबूत होने का मतलब क्या है? कि जॉब्स पैदा हों, बिजनेस ग्रोथ हो, GDP की ग्रोथ हो। 2022 के रैंकिंग रॉयल के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे कोई GDP ग्रोथ नहीं है, ज़ीरो। और आपको बिग 7 में से निकाल के किधर ले गए हैं आप? जो कोई भी लगे रहे हैं वो बिग 7 में से निकाल के किधर ले गए हैं? पूरे मुल्क में राइट अवे, एक तो मुआशी इमरजेंसी और दूसरा हंगामी इकदाम और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो मुल्क के बेनिफिट के लिए हों, पीछे नहीं हटना, फिर तब ये मुल्क परफेक्ट हो सकता है। और बीइंग अ नेशन भी यूनाइटेड होकर हम आगे चल सकते हैं। ये तन्हाई का शिकार होकर हम मज़ीद वर्स्ट सिचुएशन की तरफ चले जाएंगे। अपने दोस्तों को यूज़ करें, सर्विस का टाइम नहीं है, दोस्तों को यूज़ करें, अपने सोर्सेज को यूज़ करें, अपने मामलात को यूज़ करें, अपने सारे इट मीन्स के सारे फ्रेंड्स को यूज़ करें, सारे रिलेटिव्स जो कोई भी आपका जानने वाला है उनको यूज़ करें, और उनको मोटिवेट करें, उनको अवेयरनेस दें कि इस मुल्क को कैसे परफेक्शन की तरफ लाया जा सकता है। जो कोई जितना कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है उतना कंट्रीब्यूट करे, तो हमारा मुल्क जो है अगले 7-8 साल तक बेहतरी की तरफ आ सकता है। दीगर मुआशरती जो अच्छी तालीमात हैं वो भी हासिल करें, रिलीजियस तालीम हासिल करें, और इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करें। एटलीस्ट आपको अवेयरनेस हो, हर तालीम का नॉलेज हो, तो आप मोर परफेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं जिस भी जगह पे लगेंगे। अगर एक शॉप पे भी काम करेंगे, अगर किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में काम करेंगे, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से परफॉर्म करने का मौका मिल जाएगा, और आप 50 मज़ीद लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। अपने से सीनियर्स को, अपने से जूनियर्स को, सबको गाइड कर सकते हैं। सर ये काम इस तरह नहीं, इस तरह कर लें, हमारा ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो जाएगा इसमें। सर ये काम इस तरह नहीं, इस तरह कर लें तो ये मज़ीद बेहतर होगा। छोटों को समझा सकते हैं, अपने से नीचे काम करने वालों को, कि बच्चे आप ये काम इस तरह कर लो तो इसमें ये इस तरह का बेनिफिट है। दीगर आप उनको किसी भी हवाले से नॉलेज दे सकते हैं, और जितना नॉलेज डिलीवर करेंगे उतना आप मज़ीद सीखेंगे। तो कुछ लोग होते हैं वो अपने बन के बैठ जाते हैं कि यार ये मेरे पास ठीक है, जो बिज़नेस से रिलेटेड मामला हो वो मेरे पास ठीक है, क्योंकि आपकी इनकम का ज़रिया है। लेकिन जो मुआशरती इस्लाह के मामलात हैं टीचिंग के हवाले से, वो अपने पास नहीं रहना चाहिए। वो बच्चों को डिलीवर करें, काम कर रहे हैं तो लोगों को डिलीवर करें, और अगर काम मतलब
होता है ना कि यार मेरे पास ही सब कुछ हो, यानी कि नॉलेज भी सबसे मेरे ज़्यादा हो, ये मैं किसी को दूँ नहीं, कहीं मेरा नॉलेज ये जो है वो अ, दूसरे फ़ायदा ना उठा लें, ये गलत सोच होती है। दूसरे मतलब सब अपने पाकिस्तानी हैं यार, इन लोगों को इन लोगों को इस जहालत से निकालना है, एक कम इल्मी से निकालना है। चाहे कोई मैट्रिक पास है, चाहे कोई मिडिल पास है, प्राइमरी पास है या कोई पीएचडी डिग्री होल्डर है, अगर सबको जिसको भी आप समझते हैं कि मे बी ही डजंट नो दैट व्हाट यू वांट टू से टू हिम, तो आप उसको बोल दें यार सर ये इस तरह कर लें, बड़ा हो तो सर आप ये इस तरह कर लें, ये इसमें बेनिफिट है, और अगर छोटा हो तो उसको भी डिलीवर कर दें यार बेटा ये काम इस तरह नहीं इस तरह कर। तो क्या होगा, लोगों की लाइफ्स में वैल्यूज जब ऐड होना शुरू होंगी, लोगों की ज़िंदगी की परफेक्शन की तरफ आना शुरू हो जाएगी, और मोर बेस्ट तरीके से हम अपना वर्क करेंगे और तरक्की की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। बीइंग अ नेशन, तो हमें बहुत से काम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा फोकसिंग की, और बी यूनाइटेड होकर हम चल सकते हैं। तन्हाई और ये जो तकब्बुर होता है कि यार मैनू कौन समझा सकता, या मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, इस तकब्बुर से भी निकल आए। कभी कभी कोई बंदा ऐसी बात कर जाता है, कोई अनपढ़ आदमी ऐसी बात कर जाता है जो आपने यूनिवर्सिटी की 50 साल तालीम में नहीं सीखी होती, तो किसी को भी अंडर एस्टिमेट ना करें, किसी को भी डिवैल्यू ना दें करें कि यार ये ऐसे ही है, इस तरह है, क्या ये क्या भाई बोलेगा। और फिर अपनी डिग्री को सामने ना रखें हर वक्त कि यार मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, जो है ना, मुझे कोई क्या बता सकता है, मुझे किसी चीज़ की सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इतना पैसा तालीम पर खर्च किया, तालीम हासिल की, और अभी मुझे कौन सिखा सकता है। नहीं है, ये नेगेटिव थाट्स हैं, इनसे निकलें। हमें बीइंग अ नेशन सोचना होगा। बीइंग अ नेशन अपने पूरे मुआशरे की ग्रोथ करनी होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ, हर चीज़, उनकी लाइफ स्टाइल बेहतर करना होगा, नीटिंग क्लीनिंग और बिजनेस परफेक्ट करना होगा, ताकि लोगों को लोगों को फ्री नहीं रहना चाहिए। जो मजबूर हैं, डिसेबल हैं, दैट्स अनदर चैप्टर, लेकिन जो काम कर सकते हैं एटलीस्ट उनको, बेचारों को, सेहतमंद लोगों को वो अवेलेबल होनी चाहिए सब फैसिलिटीज़ इस मुल्क में। और ये कैसे होंगी कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, हम एक दूसरे को कोई रास्ता दिखाएंगे, कोई मदद करेंगे। और बिज़नेस, मैं दोबारा इंसिस्ट कर रहा हूँ कि बिज़नेस, रिपीट कर रहा हूँ कि बिज़नेस बिज़नेस परफेक्ट होने चाहिए, तब ये मुल्क थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। इस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, गुर्बत का लेवल रिड्यूस होगा, और लोगों लोगों की कुव्वत ख़रीद में इजाफा होगा, तो बिज़नेस बेस्ट चलेंगे। एक बात ये भी है। तो ये सब बातें मैनेज कैसे करनी है, ये टैलेंटेड पीपल को राइट पोस्ट पर लगाया जाएगा तो ये सब मैनेज कर सकेंगे। अदरवाइज़ जैसे 75 साल में इस मुल्क की एलिट चलती आ रही है कि शो ऑफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कारकर्दगी जो है वो ना होने के बराबर है।